नेहा सिंह राठौर जीतेंगी या हारेगी, जेल जाएंगी या नहीं जाएंगी, गिरफ्तार होंगी या नहीं? मैं शास्त्री नहीं हूँ ना। हाँ, मैंने आज तक की कपिल सिब्बल साहब की हिस्ट्री बताई है कि मस्जिदों में बंदूक चलाने का आप ट्रेनिंग देते हैं। बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की। आप तो पंगा क्यों लेते, मजा आता है क्या पंगा लेने में सरकार से? लेकिन मजबूरी है, बाबा साहब ने क्यों पंगा लिया सबसे? मजबूरी है, इंसाफ की खातिर, बराबरी की खातिर, इज्जत की खातिर। सबकी इज्जत किसी एक व्यक्ति की नहीं, देश के हर एक नागरिक की इज्जत, इंसाफ, बराबरी, खुशहाली के लिए। ये वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट क्या है, आज जो टली है इसका भी क्या मामला है? खन्ना साहब को लेकर लोग अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आपकी आज संक्षिप्त में क्या बातें हुई, जो बातें हुई उसको लेकर क्या फैसला होगा आगे चलकर? सारे लोग हैं, ये लोग हारने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भी अभी सामने है ना आपके मंजर आम पे, और खास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में 5 पार्टियां बन चुकी हैं, वो जीतने के लिए आज तक कोई केस लड़ाई नहीं है और वो सारे केस हारे। ठीक है। और ऊपर वाले ने इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर रखी है कि मैं आज तक कोई भी इस तरह का केस हारा ही नहीं। एक तरफ नेहा सिंह राठौर का आप समर्थन करते हैं, कपिल साहब का नाम लेते हैं, हंसने लगे, क्या समझा जाए? देखिए, कपिल सिब्बल साहब बहुत बड़े वकील है, बिल्कुल बहुत बड़े वकील है, बहुत बड़े वकील है, ठीक है ही, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन मैं चढ़ा नहीं रहा हूँ, बहुत बड़े वकील है, हाँ, बिल्कुल है। लेकिन वो कभी भी मजलूमों का एक भी केस नहीं जीते, और जो उद्योगपति हैं उनके ज्यादातर केस जीत जाते हैं। तो इसमें छोटे वकील तो नहीं हुए ना वो, ठीक है। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, बाबरी मस्जिद हो, संजय दत्त का केस हो, लालू यादव का केस हो, कोई भी केस हो, वो हारेंगे ही। बड़े वकील हैं, अब उनके नाम पे फीस भी बड़ी इकट्ठी करते हैं। मैं तो ये मदनी साहब के बारे में तो कह ही सकता हूँ, बोलते ही 15 लाख रुपए फीस। ये भी रोक दे दो, माफी चाहता हूँ, क्योंकि यहीं पे सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि भाई देखो, डरने की जरूरत नहीं अगर अकाउंट में 500 रुपए भी हो, क्योंकि नेहा सिंह ने कहा कि भाई लड़ने के लिए पैसे नहीं, तो कपिल सिब्बल जैसे वकील भी मिल जाते हैं अगर अकाउंट में 500 रुपए भी हो तो गरीबों का साथ तो दे रहे हैं वो। अब इससे ज्यादा आप मुझे कहलवा के मुझे बिल्कुल ही आप कपिल सिब्बल साहब के जाल में फंसाना ही चाहते हो। नहीं, फंसाना नहीं चाह रहा, मैं पूछ रहा हूँ, लोग जब सवाल पूछ, मैं सवाल बता रहा हूँ ना, जवाब मैंने बताया तो 100% केस हारते हैं वो वीकर सेक्शंस के। ठीक है, मतलब 100% हारते हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अभी तक का रिकॉर्ड ये। नेहा से हार जाएंगे, फिर वही मैंने अब तक का रिकॉर्ड बताया है। और अगर आपको भविष्य के बारे में पूछना है, तो हमारे उधर हैं, ये जबलपुर के पास जगह है नहीं, यहाँ पे छतरपुर में रहते हैं शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, भविष्य के बारे में वो बता सकते हैं। अच्छा। मैं तो आज तक की बात बता सकता हूँ, कपिल सिब्बल साहब की महानता की बात मैं बताता हूँ ना, क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ उनके बारे में, और जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो तो मुझसे बड़े वकील हैं, वो भी डिफेमेशन डाल सकते हैं मुझ पे। मोदी सरकार से इतनी नफरत क्यों करते हैं, ये भी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 संगठनों के बारे में मना किया है, किसी भी अम्बेडकरवादी को यहाँ तुम्हें जाना ही नहीं है, आरएसएस और उस समय की जनसंघ, जो ये उसकी संचालित किसी भी पार्टी में जाना नहीं। तो एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह है, दूसरी वजह ये है कि इन लोगों का तो डिक्लेयर्ड गोल भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना है। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो इस देश में 2 ही तो वाद है, अम्बेडकरवाद और मनुवाद। तो अब मैं इन लोगों की खिलाफत इसलिए करता हूँ कि ये भारत का संविधान ही खत्म करना चाहते हैं, ये देशद्रोह करके। साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर का एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल, निशिकांत दुबे जी का कितने एग्जाम्पल आप ले लीजिए। किसी ना किसी तरीके से देश में मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान करेंगे और देश के संविधान को कमजोर करेंगे, देश का संविधान जलाएंगे। इन्हीं के लोग हैं ना, मैं ही केस लड़ रहा हूँ। वो भी अभी फिलहाल में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी, उन पर हमला हुआ, करनी सेना के लोगों ने कर दिया। राकेश, ये खुद ही बता रहे हो आप। मैं ये सवाल इसलिए लेना चाह रहा हूं, करनी सेना कौन सी है, कौन सी सेना, किस समाज से आते हैं? वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने मारा और हम मारेंगे। ठीक, और करनी सेना जुलूस निकाल रही है वहां पे मारने के लिए, उसके बाद भी अभी तक उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। वो कह रहे हैं हमारे उस दिन हमने उनकी कार में जो टक्कर मारी थी, जो भी किया था, हमला किया था, वो हमारा दांव चूक गया। और ये है योगी जी की कानून व्यवस्था। भारत की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ये पार्लियामेंट के एक सदस्य के ऊपर हमला, मतलब पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता है। और योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर है। ये लॉ एंड ऑर्डर है कि अपनी राजनीति के लिए ये किसी की भी हत्या करा दें, किसी को भी धमका लें कि समाजवादी पार्टी के वर्कर्स अब डर के सड़क पे बाहर ना निकले। वोट देने के दिन रामपुर में तो मैं था ना वहां बैठा हुआ, इसलिए वोट देने मुस्लिम समाज के लोग बाहर आ पाए, वरना इतना टेरर था
पिछले इलेक्शंस में कि बाहर नहीं निकलने देती थी पुलिस, ये जो पिंक कार्ड, फलाना कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड दे देते थे, घर से बाहर मत निकलना, मारपीट करते थे महिलाओं को। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है? तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे। इसमें एक सवाल और जोड़ दूं। मैं एक बात जी लाइन, हाँ। हाथरस की बच्ची के परिवार के केस के लिए उसके लिए आपने एक बड़े से बड़ा जो अधिकारी है ना उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो दोषी है और उसको सजा दिलाने के लिए मैं बहुत जल्दी कार्य कर रहा हूं और बहुत जल्दी उसका अंजाम आप सब लोगों के सामने आएगा। उस दिन इनके चाल चरित्र और चेहरे की, टॉप ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूं मैं, डीजीपी की बात कर रहा हूं, जी जी जी, चीफ सेक्रेटरी साहब की बात कर रहा हूं, इनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो जाएगा। बहुत समय जा नहीं रहा है। इस देश में एक से बढ़कर एक कानून है। इस देश में प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम है, गृह मंत्री हैं। इतना ही नहीं, जनता की अदालत के अलावा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। मतलब इस देश के मुल्क के लोगों के हिफाजत के लिए तरह तरह के कानून बने, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम परेशानियां आपके सामने हैं। एक से बढ़कर एक परेशानियां, जिसको गिनाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कानून होने के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद, संसद होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट होने के बावजूद लोग परेशान क्यों हैं, विचलित क्यों हैं, बेबस नजर आते हैं। 2014 के बाद से देखे तब भी, पहले भी था, लेकिन इतना जो हो रहा है वो शायद लोगों के सामने नहीं था। आज दर्शकों, इस पॉडकास्ट में फॉरएवर न्यूज में आपको तमाम सवालों का जवाब इसलिए मिलेगा क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया हमने बात की है, कानून के जानकार ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आखिर इतना जुल्म क्यों, लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, मजलूम हो। आखिर वो कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या संसद की अदालत में जा रहे हैं, तब भी परेशान क्यों हो रहे हैं। विधायक है, सांसद है, गृह मंत्री है, मंत्री है, तब भी लोग परेशान, खून के आंसू क्यों रो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों का जवाब बहुत मशहूर है, तेज तराक है, हर चीजों पे है। हमने जो तलाशने की कोशिश की है सोशल मीडिया से, तो आप चेहरे से देख ही रहे होंगे। एक हमारे सामने बैठे हुए हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, ईवीएम में सबसे ज्यादा फेमस भी हुए हैं। किसान आंदोलन हो गया हो आपका, और कितने आंदोलन, ईवीएम का आंदोलन हो गया, सीए का आंदोलन हो गया, शाहीन बाग का आंदोलन हो गया, और बहुत सारी चीज छूट गए होंगे। इन सब में ये शामिल भी रहे। लोकसभा का चुनाव भी लड़े, हार गए, किस कारण से, उस पर भी बातचीत होगी। और लगातार फॉरएवर न्यूज के माध्यम से आप दर्शक वीडियो देख रहे हैं। इनकी वीडियो को आपने पसंद किया, 3 लाख व्यूज आए सिर्फ कल के अंदर में। हमने कमेंट तलाशे, 1000 कमेंट थे, एक भी नेगेटिव नहीं था, एक था जिसको हमने स्क्रीनशॉट लिया, उन पर भी सवाल लेंगे। महमूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला पॉडकास्ट है, आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहला गुजारिश है, मुझे सर ना कहा करें, सर कहेंगे तो मुझे दुख होता है क्योंकि वो अंग्रेजों की गुलामी का एक सिंबल है। चलिए ठीक है, तो साहब लगा देते हैं, महमूद साहब का शुक्रिया साहब जी। पहला सवाल ये है सर कि देखिए 1000 सवाल है, लेकिन हमने जो इंट्रोड्यूस किया, ज्यादा तो जानकारी नहीं था मेरे पास, इल्जाम भी बहुत सारे हैं। इल्जाम का शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं आप, चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, हर आंदोलन में शामिल होते हैं, चाहे किसान का हो, सीएओ का, शाहीन बाग का हो, चाहते क्या है आप, ये बताइए आप। देखिए, मैं एक ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलके इतने संघर्ष करके, इतनी कुर्बानियां दे दी, जो भारत का संविधान बनाया था, हालांकि वो उनकी जो असली ड्रीम था उससे थोड़ा बहुत कम ही था, क्योंकि पूना पैक्ट के जरिए उसका काफी जो वो करना चाहते थे वो कम कर दिया गया। जो उन्होंने ये संविधान बना के इस देश का के एक अंदर सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लाया था, इस देश के हर एक नागरिक को इस देश का बराबर का मालिक या राजा बनाया था, और इस देश के अंदर इंसाफ, बराबरी, बंधुता, भाईचारा जो है या बहनचारा जो है, और इज्जत जो सबके लिए हासिल करने के लिए संविधान बनाया था ये देश, उसी संविधान से चले। और बाबा साहब के जो सपने थे, जो हमारे देश के प्रीएम्बल में साफ तौर पे लिखे हुए हैं, संविधान के प्रीएम्बल में, उसके हिसाब से ज्यादा हमारा देश उस नक्शे कदम पे चल के वो सारे उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सके, मैं ये चाहता हूँ। और उसी के लिए मैं समझता हूँ वकील जो हैं वो सबसे उपयुक्त एक कम्युनिटी है, ऐसा मैं मानता हूँ।
कानून से जुड़ा दर्शकों बहुत सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर जो सुनवाई हुई, जो टली, जो अगली सुनवाई 15 मई को, उस पर भी जिक्र करेंगे। लेकिन सर, आप पे बहुत सारे सवाल है, मैंने जो तलाशे हैं, लोग इनके बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन सर्च बहुत करते हैं, मैंने वो जरूर देखा। पहला, आप पे जो ये आरोप है, हालांकि राइट विंग के पत्रकारों ने लिखा है कि मस्जिदों में बंदूक चलाने का आप ट्रेनिंग देते हैं, सपना भी देखते हैं, ये आरोप है आप पे। राइट विंग का है ना, मतलब आरएसएस और बीजेपी का आरोप है। तो उनकी किसी भी स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको सच्चाई जाननी है तो उसमें ना लगा के पढ़ना होता है, यानी कि उसका उल्टा जो है वो सही होता है। हाँ। ये जो भी बोलते हैं वो झूठ होता है। तो इसके आगे आप ना लगाइए तो क्या आएगा। मैंने कभी भी बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की। अगर मैंने की होती तो सीधा सा एग्जाम्पल है ना, मेरे ऊपर तो झूठे केस इतने सारे लगा चुकी है सरकार, मेरा पासपोर्ट तक जब्त कर रखा है। तो वो अगर कोई ऐसा, मैं कोई भी काम अगर मैं इतना सा भी गैर कानूनी करूंगा तो मैं जेल की सलाखों के पीछे होऊंगा। तो इसीलिए मैंने कभी भी ये बात नहीं कही। जो बात मैंने कही है वो हमेशा कानून और संविधान के दायरे में रह के कही जाएगी। और मैंने सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं कहा था, मैंने ये बात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए और देश के सभी वीकर सेक्शंस के लिए, जिसका आपने कहा ना कि सभी लोग परेशान क्यों है, दुखी क्यों है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है ना, वो एक हमारी जो दंड संहिता है, अभी नई वाली में भी और पुरानी वाली में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमें हर नागरिक को दिया गया है। और अगर सरकार फेल होती है किसी की जान की रक्षा करने के लिए, तो भारत का संविधान इतना कमजोर नहीं है कि व्यक्ति को स्वयं अपनी जान की रक्षा करने का कोई प्रावधान ही ना हो। तो वो हथियारों के लाइसेंस लेने के लिए, मैंने लाइसेंस कौन देता है, सरकारी लोग। लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस करने के लिए गुण दोष के आधार पे आप जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, उसको बताइए कि मैं इस तरीके से ये व्यापार करता हूँ, आरएसएस और बीजेपी के लोग और जो दूसरे आतंकवादी हैं देश में वो मुझे मार सकते हैं। तो डीएम जो है वो आपकी एप्लीकेशन पे कानूनी रूप से आपको गुण दोष के आधार पे लाइसेंस देगा या नहीं देगा, ये मैंने कहा था। तो इसमें कौन सी गैर कानूनी बात कही है। और SC/ST एक्ट के जो रूल्स हैं, रूल 3 में तो ये बात साफ तौर पे लिखी है कि सरकार लाइसेंस देगी और इस तरह के जो सुरक्षा के अधिकार हैं उनको हथियारों के माध्यम से भी दिए जाएंगे। ये तो पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून में लिखा हुआ है। तो मैं कोई भी काम ऐसा करता ही नहीं हूं जो संविधान और कानून में ना लिखा और उसके दायरे से बाहर। चलिए, नहीं है तो सर देखिए, 25 दिसंबर 2020 के आसपास एक और बहुत बड़ा आरोप है, दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में आपके यहाँ छापेमारी हुई। महमूद पराचा के दफ्तर में जो है लगभग 15 घंटे तक छापेमारी चली, सही है ये बात? बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन 15 घंटे बाद जो देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा सबसे विभत्स जो रेड हुई थी, 200 से ज्यादा आर्म्ड कमांडोज मेरे इसी ऑफिस में थे और हम लोग 7 लोग थे। तो उसके बाद ये 15 घंटे बाद मिला क्या, सिर्फ जय भीम। यहां से लोग गए ना, एक बार गए फिर आए, और जो उसकी वीडियोग्राफी हुई है, देखिए मैं तो वीडियोग्राफी एक्सपर्ट बन चुका हूँ। चुनाव में जो चोरी करने की, वोट चुराने की जो मशीनें हैं उसको एक्सपोज करने के लिए मैंने वीडियोग्राफी के ऑर्डर कराए। मेरे ऑफिस में जो रेड हुई थी वो भी वीडियोग्राफी अदालत के आदेशों से हुई थी। 15-15 घंटे की 2 वीडियोग्राफी हुई हैं, 2 कैमरा थे मेरे ऑफिस में उस दिन। मैंने ये कहा है कि वो वीडियोग्राफी जनता के सामने रख दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस प्रकार से पुलिस के अधिकारी मुझे धमका रहे थे, अमित शाह साहब का कंप्यूटर भी जब्त किया गया, कोशिश कर रहे थे, मैंने नहीं ले जाने दिया क्योंकि वो भी मेरा कानूनी अधिकार है, क्योंकि वो ऑर्डर में भी नहीं था। तो किस तरीके से उस वीडियोग्राफी में नजर आ जाएगा कि अमित शाह साहब का नाम लेके पुलिस के अधिकारी मुझे धमका रहे थे। पराचा साहब ये कह रहे थे कि पराचा साहब एक बहुत अच्छे आदमी हो, आप देशभक्त हो, सब हो, हमारे ऊपर अमित शाह साहब का दबाव है, देखो हम चाहते हैं आपकी जान बच जाए। आपने जज लोया का नाम नहीं सुना, आपका भी जज लोया बना दिया जाएगा। अमित शाह साहब बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं। इस प्रकार की बातें करते हुए उस वीडियोग्राफी में मिलेंगे। वो वीडियोग्राफी है तो अमित शाह साहब या मैं सच्चा हूं या अमित शाह साहब सच्चे हैं, वो उस वीडियोग्राफी के एक दिन मैं लाऊंगा सामने, वो दुनिया के एक अदालत के माध्यम से उस दिन साफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वीडियोग्राफी तो अमित शाह साहब के पास है ना, नजर आ जाएगी। पुलिस ऑफिसर्स कहते हुए हमें पता है कुछ नहीं है आपके पास, आपको झूठा फंसाने का हमें आदेश ऊपर से है। ठीक है, ये है उसकी सच्चाई। लेकिन हाँ, ये एक सच्ची बात है कि इस देश की सबसे बड़ी रेड झेल कर भी बाबा साहब के संविधान के माध्यम से
अपने ईमान के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं और 2 बजे 2:30 मैंने निकल के यही स्टेटमेंट तब भी दी थी कि आज ये अमित शाह साहब ने शुरुआत की है, इसका अंजाम कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अमित शाह साहब एक दिन जेल जाएंगे इस रेड के लिए। मैंने उस दिन भी कही थी बात, मैं आज भी कह रहा हूँ। मशीनरी को लेकर आप बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं लगातार कवर किया, इसमें मैं था, उस टाइम मैं कॉलेज में भी था, लेकिन आकर आपका जरूर जो है मैं कवर कर रहा था। उस टाइम आप बहुत वायरल हुए, तमाम जो है मीडिया वालों ने भी चलाया, इलेक्शन कमीशन से जब आपने चुनाव आयोग के रूल्स ही बदल दिए, वो उस बारे में क्या कहना, क्योंकि बहुत वायरल हुआ। मैंने नहीं बदल दिए, नहीं, चुनाव आयोग ने रूल्स बदल दिए, वो मैं कह रहा हूँ, जब हरियाणा वाला मामला आया। सरकार ने बदल दिए, क्योंकि सरकार को तो सीना चौड़ा हो गया उस टाइम आपका। नहीं, मेरा देखिए, क्योंकि ईवीएम में लगातार इलेक्शन कमीशन आप लोग से सवाल पूछ रहा था, सबूत को लेकर बहुत सारे चैनल बंद हुए उस वक्त, ये एक का पहला आपका जीत था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, 3-4 चीजें हैं बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो हमने प्राप्त किए हैं इस देश में, वो एक उसमें से एक फ्री प्रेस भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो कह रहा था, और पूरी क्रिमिनल मीडिया जो देश की है, मीडिया नहीं है, वो क्रिमिनल्स ही हैं, सारे मेरे खिलाफ बोल रहे थे, हर चीज में मेरे खिलाफ बोलते हैं। तो आप लोग जो ऑनेस्ट मीडिया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने अपनी मुहिम को चलाया, देश की जनता तो हमारे साथ थी, उसी के कहने पे तो चलाया। देश की जनता ने हमें बताया ना कि ये चुनाव में मशीनें चोरी हो रही हैं, हम वोट देते हैं किसी और को, जाते हैं बीजेपी और आरएसएस को। तो वो आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के जन जन की आवाज बना। क्रिमिनल टीवी फेल हो गए, क्रिमिनल टेलीविजन फेल हो गए, क्रिमिनल मीडिया फेल हो गई, हम लोग कामयाब हुए। 50 के करीब केसेस ईवीएम के सुप्रीम कोर्ट में हारे गए थे, हमारा केस जीतने के रास्ते पे बहुत दिनों बाद शुरू हुए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी मुझे दी जाएगी। तो अगर वो दे दी जाती तो जो चोरी और डकैती या ईमानदारी से इलेक्शन कराए गए थे, दुनिया अपनी आंखों से देख लेती, जैसा मेरा रेड की कार्रवाई दुनिया अपनी आंखों से देख लेगी। मेरी और अमित शाह साहब की बात ही खत्म हो जाती, मेरी और इलेक्शन कमीशन की और मोदी जी और अमित शाह जी की बात ही खत्म हो जाती। दुनिया देखती कि हाँ, मशीनें बदली गई हैं, नहीं बदली गई हैं, मशीनों में हेराफेरी करके वोट बढ़ाए गए हैं, नहीं बढ़ाए गए हैं। तो मैं तो कह रहा हूं, आज भी दिखा दो, ठीक है, मुझे झूठा साबित कर दो। कानून कौन बदल रहा है? वो मोदी जी बदल रहे हैं। तो अब भी कोई शक बाकी है कि मैं सच बोल रहा हूं और वो झूठ बोल रहे हैं, जब तक के वीडियोग्राफी जमीन पे नहीं आ जाती। देखिए, उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, ये लड़ाई हम मशीनों की जीत चुके हैं और ये सबसे बुनियादी लड़ाई है। ठीक है, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस और बीजेपी कोई भी चुनाव जीत नहीं पाएगी। मतलब उनका 50 सीटें पार्लियामेंट में लाना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल। सर, आप चुनाव मैं वही बता रहा हूँ आपको। लेकिन इसमें स्लीपर सेल्स पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे हैं, जयराम रमेश साहब जैसे, वेणुगोपाल साहब जैसे, मिश्रा जी जैसे, जो मायावती जी की पार्टी में है। तो इन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को और बहुत सारे जो सोशल वर्कर्स भी हैं, उनको भी, जो लॉयर्स भी हैं, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स ठीक की नहीं थी। तो जो अप्रैल 2024 को ईवीएम का इतना बड़ा केस हारे सुप्रीम कोर्ट से, जब तक मैं इन्वॉल्व नहीं था उसमें, तो उसमें यही कहा गया था कि ये चुनाव आयोग पे आप लोग शक नहीं करते, क्योंकि हमारी तरफ से या मशीनों के खिलाफ पिटिशनर्स ने हमेशा ये कहा कि हमें चुनाव आयोग पे कोई शक ही नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा, चुनाव आयोग पे आप शक नहीं करते, वो उसे मानते हो निष्पक्ष है और सबूत आपको ही देते नहीं हो। ठीक है, तो हम आपकी बात को नकारते हैं, झुठलाते हैं, क्योंकि आप लोग सच नहीं बोल रहे हो। तो मैंने चुनाव कोई वो जीतने के लिए नहीं लड़ा था। चुनाव मैंने इंडिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ, और वो एक सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शंस है हमारे देश में। एक चीज देवासायम साहब, माफी चाहता हूं, क्लियर कर दीजिए कि लोग ये पूछ रहे थे कि आप उसके अगेंस्ट थे, मशीन के खिलाफ, लेकिन चुनाव तो उसी के माध्यम से लड़े, तो उस पे क्या सफाई? नहीं, मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, मैंने जो बैकग्राउंड बताया ना, तो सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन है, वो देवासायम साहब और प्यारेलाल गर्ग साहब हैं उसमें, और दूसरे बड़े बड़े लोग हैं, जस्टिस कोलसे पाटिल हैं। उन लोगों ने मुझे कहा कि आप यूपी से चुनाव लड़ो, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, आप यूपी में जाओगे तो थोड़ा कानून और व्यवस्था भी बेटर होगी, क्योंकि आप कानून का पालन कराना सरकारी अधिकारियों से जानते हो। ठीक। तो और रामपुर का चुनाव हमेशा बीजेपी जीतनी आई है पिछली 2-3 बार से, तो उस तरीके से कोई हार, एक सीट एक्स्ट्रा हार जाएगी उसका भी डर नहीं है। और जो मशीनों को एक्सपोज करने के लिए जो सबूत हासिल करने हैं, वो मशीनों के अंदर घुस के ही हासिल कर सकते हो, चुनाव लड़के ही कर सकते हो। तो मशीनों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए मशीनों के अंदर घुस के, मशीन से चुनाव लड़के
रामपुर एक ऐतिहासिक सीट ऐसी बन गई है दुनिया में जिसकी वीडियोग्राफी सबसे पहले पूरे चुनाव की मैंने चुनाव में कैंडिडेट होने की बुनियाद पे ली और पूरी दुनिया को दिखाया। आप सब लोगों ने भी देखी है ना वो वीडियो जो मशीनें कमरों के अंदर से बाहर आ रही हैं और कैसे सड़कों पे लेके लोग बैठे हैं मशीनें। तो वो रामपुर में मेरे चुनाव लड़ने की वजह यही थी और उसमें चुनाव लड़ने की वजह से मैं 100% अपने रिजल्ट को लाने में कामयाब हुआ। मेरी जीत हुई है, सबूत सारे हमारे हाथ में और अब उस सबूतों की बुनियाद पर हम केसेस जीतना शुरू कर रहे हैं, जो हम 50 से भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुके हैं। आप तो पंगा क्यों लेते? मजा आता है क्या पंगा लेने में सरकार से? देखिए मजबूरी है, बाबा साहब ने क्यों पंगा लिया सबसे? मजबूरी है, इंसाफ की खातिर, बराबरी की खातिर, इज्जत की खातिर, सबकी इज्जत, किसी एक व्यक्ति की नहीं, देश के हर एक नागरिक की इज्जत, इंसाफ, बराबरी, खुशहाली के लिए, बंधुता के लिए। ये हमारा फर्ज है जो मैं जिस मजहब को मानता हूं उसने भी लगाया है मेरा, मुस्लिम धर्म या इस्लामिक धर्म ने भी मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मजलूम के लिए जद्दोजहद करो, उसकी हिफाजत करने के लिए, इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी हम सब अम्बेडकरवादियों की ड्यूटी लगाई है कि आपको संघर्ष करना है, संगठित होना है, पहले शिक्षित होना है, फिर संगठित होना है और फिर संघर्ष करना है। वही तो कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? फिर सबको गरीब गरीब क्यों कहते हैं आप? किसको? मैं बहुत गरीब हूँ ये कहते हैं? नहीं, क्या आरोप है? मैंने तो कभी नहीं कहा मैं गरीब हूँ। कितनी संपत्ति आपकी? मेरे चुनाव में जो मैंने एफिडेविट फाइल किया उसमें है ना करोड़ों की संपत्ति है। मैंने कब कहा मैं गरीब हूँ? मैंने कब कहा है? आप पे आरोप है, लोग कह रहे हैं कि मेरा तो एफिडेविट है ना, कोई है नहीं साथ में आ जाए। नहीं गरीब नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मेरी जितनी प्रैक्टिस थी उससे तो बाकी लोगों की तो प्रैक्टिस या जो इस फील्ड में आते हैं सब लोगों की प्रोग्रेस होता है उसमें। मेरी संपत्ति जो लेकर सरकार ने एक्शन लिया कभी? लेना, मैं तो एफिडेविट में लिख के दिया ना। मेरे ऊपर अगर मैं इतना सा भी गलत काम करूंगा सरकार मुझे मेरा मतलब कीमा बना देगी। मेरा कोई इतना सा भी गलत काम है ही नहीं, ना मैं करता हूँ, ना आज से, ना मैंने बचपन तो से। सरकार की वजह से होशियारी दिखाती है या दिमाग आपका होशियार माइंड ही है आपका? नहीं, अकलमंदी का क्या वजह है? मैं देखिए, मैं सीधी बात है, मैं बचपन से मैं कॉलेज में भी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं शक्ति थोड़ी मेरे पास थी, बहादुरी थोड़ी बचपन से है, लेकिन मैंने कभी भी उसका इस्तेमाल किया, ताकत का, अपनी बहादुरी का, दिमाग का, तो वो हमेशा मजलूम की हिफाजत में किया। ये ऊपर से दी हुई चीज होती है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं ये ठीक बता रहा हूँ क्योंकि जितना प्रेशर मुझे प्रेशर लगता ही नहीं है कोई। जिसमें लोग बड़े बड़े टूट जाते हैं, मुझे वो अल्लाह ताला जो है वो चेस करने में वो मतलब मजा नहीं आता, मुझे डर महसूस ही नहीं कराता। चलिए, तो अब मैं कैसे डरूं? जो चीज मुझे ऊपर वाले ने दी नहीं है वो उसका इस्तेमाल मैं कैसे करूं? चलिए, अच्छी बात है। ये है, मतलब इसमें मेरी कोई कारगुजारी नहीं है। ये मुझे ऊपर वाले ने बनाया ऐसे। दर्शकों, अभी महमूद प्राचा के बारे में बहुत सारा पर्सनल सवाल था जो हमने पूछा और पूछने चाहिए भी थे, लेकिन अब आते हैं उस सवालों पे जो बहुत अहम है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज बात हुई। महमूद सर, आज हमारे गांव में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये तो हर कॉलोनी में हो रहे हैं, मेरे गांव में भी, बिहार से मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ। ये वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट क्या है? आज जो टली है इसका भी क्या मामला है? खन्ना साहब को लेकर लोग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आपकी आज संक्षिप्त में क्या बातें हुई? जो बातें हुई उसको लेकर क्या फैसला होगा आगे चलकर? देखिए, जो भी अभी हो रहा है, मैं इस बारे में अभी ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। वैसे तो मैं आज तक का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब 15 तारीख तक का इंतजार करूंगा। जी हाँ। मेरा मानना ऐसा है और मैं बार बार पब्लिक डोमेन में बता चुका हूं कि ये जो सारे लोग हैं, ये लोग हारने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भी अभी सामने है ना आपके मंजर आम पे, और खास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में 5 पार्टियां बन चुकी हैं, वो जीतने के लिए आज तक कोई केस लड़े ही नहीं है और वो सारे केस हारे। ठीक है। और ऊपर वाले ने इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर रखी है कि मैं आज तक कोई भी इस तरह का केस हारा ही नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग उसी हारी हुई टीम को हर बार एंगेज करते हैं और उसी हारे हुए फॉर्मूले पे दोबारा चलते हैं। हजरत अली का भी कौल है, आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफी होती है, समझदारी का काम नहीं है और होशियारी का काम नहीं है। लेकिन ये फिर भी उसी टीम को बार बार आजमाते हैं और हारते हैं इस बार, और उसी रास्ते पे हम फिर चलते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है ये प्लान ए है, ये बड़े लोग हैं सब। ओके, ठीक है। अगर प्लान ए कामयाब नहीं होगा तो हमने प्लान बी तैयार करके रखा हुआ है।
मैंने इसीलिए आज मैं गया भी नहीं था डर के मारे कि अगर मैं चला गया अंदर कुछ उल्टा सीधा होते हुए देख के मैंने बोल दिया कुछ तो सारा इल्जाम ये मेरे ऊपर डाल देंगे सब कि प्राचा साहब कोर्ट के अंदर आ गए इसीलिए हम केस हार गए या हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन अंजाम क्या हो रहा है उसका वो दुनिया के सामने है। ये जो तुषार मेहता साहब जो 2 नंबर के सबसे बड़े वकील हैं सरकार के, वो अपनी स्ट्रेटेजी में 100% कामयाब हो गए लीगल स्ट्रेटेजी में, और हमारा पक्ष 100% फेल हो गया। अभी तक ये हुआ पहले दिन चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट में ये बोला था कि हम इस पे 3 चीजों पे स्टे दे रहे हैं। हालांकि मेरा तब भी ये कहना था कि 3 चीजें काफी नहीं है, इससे जमीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन तुषार मेहता साहब ने पहले दिन ये कह के तारीख ली कि मुझे थोड़ा सा समय और चाहिए, अब 4 बज रहे हैं, मैं कल इस बात को सामने रख दूंगा और कन्विंस कर लूंगा जजिस को कि स्टे नहीं देना चाहिए। लेकिन अगले दिन आते ही उन्होंने अपना पैतरा बदल लिया और पैतरा बदल के ये बोला कि अब मैं रिटर्न में सबमिशन दूंगा। इस तरफ के लोग चुप रहे पहले दिन भी, इस तरफ के लोग दूसरे दिन भी चुप रहे, और वो तुषार मेहता साहब अपनी बढ़िया बढ़िया पैतरे चाल चलते रहे। इस तरफ से लोग हारने के लिए लड़ रहे हैं, मेरा तो ये इल्जाम आता है, और वो मजबूत होता है तो वो चुप रहे, कुछ नहीं प्रोटेस्ट किया कि नहीं नहीं ये क्यों टाइम देना है, इन्होंने तो कल के लिए टाइम मांगा था, कुछ समय मांगा था, अब ये इन्होंने पूरा पैतरा ही बदल दिया, कुछ नहीं बोला गया। अब फिर जो होना था वो तो वही होना था, और ये तो आम सी स्ट्रेटेजी है, कोई भी वकील अपना था, ये सबको पता होता है। इतने सारे पेज फाइल कर दो, उसका जवाब भी इतना सारा ही आएगा, फिर एक बहाना मिल जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से किसी ने भी ये चीजें पॉइंट आउट की नहीं जो इसमें पिछली बार के 17 अप्रैल के ऑर्डर में लिखी हुई है। वो ये साफ लिखा हुआ है, वी क्लैरिफाई दैट द हियरिंग फिक्स्ड ऑन द नेक्स्ट डेट विल बी अ प्रिलिमिनरी हियरिंग, यानी कि पूरी सुनवाई नहीं होगी, लंबी सुनवाई नहीं होगी, प्रिलिमिनरी होगी, और एंड इफ रिक्वायर्ड इंटरिम ऑर्डर्स विल बी पास। जब इंटरिम ऑर्डर्स पास करने के लिए ही आज का दिन मुकर्रर था, तो जज साहब ने क्या कहा या नहीं कहा है तो दूसरी वजह, मैं उस पर आता हूँ अभी। हमारी तरफ से ये ऑर्डर की याद क्यों नहीं दिलाई गई कि नहीं आज आपको इंटरिम ऑर्डर्स पे फैसला करना ही पड़ेगा, इस तरफ या उस तरफ। फिर जज साहब ने ये कहा था, चीफ जस्टिस साहब ने, खन्ना साहब ने, कि मैं इसको कल के लिए लगा देता हूँ, ठीक है, जस्टिस गवई की बेंच में। तो उसके जस्टिस गवई की बेंच में अभी क्यों नहीं लगा, कल क्यों नहीं लगा? हमारे लोगों ने क्या कहा, क्या हमारे लोगों ने ही टाइम लिया? ये सब हुआ है और दुनिया की आंखों के सामने हुआ है। फिर भी सलमान खुर्शीद साहब सीनियर एडवोकेट भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स भी हैं, और बड़े आदमी, बहुत बड़े जी लीडर, वो बाहर, और पता नहीं क्या क्या है, लीडर तो है ही, और भी बहुत कुछ है वो तो है ही, बड़े और बड़े ही है वो, ठीक। वो बाहर निकल के क्या बोल रहे हैं? बाकी सब लोगों ने तो बोला ही कि स्टे था और वो स्टे चल रहा है। कोई स्टे नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में घुस के झूठ बोल रहे हैं, और शर्म भी नहीं आती। सलमान खुर्शीद साहब आज निकल के क्या बोल रहे हैं कि 2 बड़े पक्षों में, 2 बड़ी संभ्रांत और बड़े लोगों ने आपस में कुछ आदान प्रदान किया है। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं उनके लफ्जों को, यानी कि तुषार मेहता साहब ने कुछ लफ्ज बोले हैं पिछली बार हियरिंग पे, और हमने कुछ हमारे बीच में आदान प्रदान हुआ है कुछ शब्दों का, वो माना जाता है। मतलब तुषार मेहता साहब और इस आरएसएस और बीजेपी की सरकार के जो लॉयर हैं 2 नंबर के सबसे बड़े, उसको वो संभ्रांत कह रहे हैं, विश्वसनीय बोल रहे हैं सलमान खुर्शीद साहब। और ये तब है कि बाबरी मस्जिद में इन्हीं लोगों ने, इसी सरकार ने, आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने एफिडेविट दिया था और अगले दिन मस्जिद तोड़ी थी, ठीक है, कुछ ही दिन बाद। तो ये सलमान खुर्शीद साहब कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये तो सलमान खुर्शीद साहब बता सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि ये जज साहब ने तो जो ऑर्डर पास करना था वो कर दिया, ये लोग भी मिले हुए हैं, ऐसा मेरा इल्जाम हर दिन की इनकी कार्रवाई से साबित और पुख्ता होता रहता है। लेकिन बात सिर्फ वही है कि ये प्लान ए है। मैं देश की जनता को फिर भी ये बोल रहा हूँ, प्लान बी हम लोगों का, हम लोग उस पर काम करेंगे, लेकिन हम इनको पूरा फ्री हैंड दे रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ थोड़ी बहुत तो कामयाबी लाकर दें। हमें बहुत खुशी होगी, मैं दिन रात दुआ करता हूं कि मैं झूठा साबित हूं इस बात में कि ये मिले हुए हैं, मिलके कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब अगर नहीं होगी तो हम इतनी आसानी से वक्फ की प्रॉपर्टीज जाने नहीं देंगे। हमारा प्लान भी तैयार है, उसके लिए हम सबसे पहले बुद्धिस्ट समाज के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, सिख क्रिश्चियन और वो भी हमारे साथ आएंगे, और SC ST को भी साथ लेके हम बड़ा आंदोलन भी छेड़ेंगे और मजबूत केस भी फाइल करेंगे। ये जिस लाइन पे जा रहे हैं वो तो इनका 100% रिकॉर्ड है पहले हारने का, ये केस भी हारने की तरफ बढ़ेगा।
और बहुत उम्मीद भी था लोगों को आपको वक्फ बोर्ड को लेकर, और उम्मीद है, लेकिन 15 मई को इंशाल्लाह फिर से पॉडकास्ट होगा इस मसले को लेकर, क्योंकि अभी बाकी है, इसीलिए सर ने साफ शब्दों में बता दिया। प्राचा साहब, एक सवाल और जो बहुत लोग आपसे सुनना चाह रहे हैं, नेहा सिंह को लेकर, जब पहलगाम में हुआ जम्मू कश्मीर में हमले के बाद, कपिल सिब्बल साहब आप जानते ही हैं, उनको देखिए हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आप पे बहुत सवाल तीखे पूछ लेंगे, कभी वो भी मजाक क्यों उड़ाते हैं कपिल सिब्बल का नाम लेते हुए। संजय शर्मा भी साथ में थे, नेहा से अच्छी बात है ना, आप लोग ने साथ नहीं दिया, वो चली गई वहां, कम से कम लड़ने तो गई इससे, तो आखिर कपिल सिब्बल का मजाक क्यों उड़ाते? एक तरफ नेहा सिंह राठौर का आप समर्थन करते हैं, कपिल साहब का नाम लेते हैं, हंसने लगे, क्या समझा जाए? देखिए, कपिल सिब्बल साहब बहुत बड़े वकील है, बिल्कुल बहुत बड़े वकील है, बहुत बड़े वकील है, ठीक है ही, कोई शक नहीं है इसमें, चिढ़ा लेकिन मैं चढ़ा नहीं रहा हूँ, बहुत बड़े वकील है, हाँ, बिल्कुल है, लेकिन वो कभी भी मजलूमों का एक भी केस नहीं जीते, और जो उद्योगपति हैं उनके ज्यादातर केस जीत जाते हैं, तो इसमें छोटे वकील तो नहीं हुए ना वो, ठीक है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, बाबरी मस्जिद हो, संजय दत्त का केस हो, लालू यादव का केस हो, कोई भी केस हो, वो हारेंगे ही, और यहां तक बोलते हैं वो कि कुछ केस जो है हारने के लिए भी लड़े जाते हैं, ये बोलते हैं, ये उनका इतना बड़ा स्टेचर है, वो कुछ भी बोले, कुछ उनका कोई बिगाड़ तो सकता नहीं। ठीक है, अब नेहा सिंह राठौर हो या संजय शर्मा जी हो या अरशद मदनी साहब हो या कोई दूसरे मदनी साहब हो, बड़े वकील हैं, अब उनके नाम पे फीस भी बड़ी इकट्ठी करते हैं। मैं तो ये मदनी साहब के बारे में तो कह ही सकता हूँ, बोलते हैं कि 15 लाख रुपए फीस लेते हैं। ये पे रोक दे दो, माफी चाहता हूँ, क्योंकि यहीं पे सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि भाई देखो, डरने की जरूरत नहीं, अगर अकाउंट में 500 रुपए हो, क्योंकि नेहा सिंह ने कहा कि भाई लड़ने के लिए पैसे नहीं, तो कपिल सिब्बल जैसे वकील भी मिल जाते हैं अगर अकाउंट में 500 रुपए भी हो, तो गरीबों का साथ तो दे रहे हैं वो। अब इससे ज्यादा आप मुझे कहलवा के मुझे बिल्कुल ही आप कपिल सिब्बल साहब के जाल में फंसाना ही चाहते हो। नहीं, फंसाना नहीं चाह रहा, मैं पूछ रहा हूँ, लोग जो सवाल पूछ, मैं सवाल बता रहा हूँ ना, जवाब मैंने बताया तो 100% केस हारते हैं वो वीकर सेक्शंस के, ठीक है, मतलब 100% हारते हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अभी तक का रिकॉर्ड ये है, नेहा से हार जाएंगे, फिर वही मैंने अब तक का रिकॉर्ड बताया है। और अगर आपको भविष्य के बारे में पूछना है तो हमारे उधर है, ये जबलपुर के पास जगह है ना, यहाँ पे छतरपुर में रहते हैं शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, भविष्य के बारे में वो बता सकते हैं। मैं तो आज तक की बात बता सकता हूँ, कपिल सिब्बल साहब की महानता की बात मैं बताता हूँ ना, क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ उनके बारे में, और जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो तो मुझसे बड़े वकील हैं, वो भी डिफेमेशन डाल सकते हैं मुझ पे। मैंने उनके कई इलेक्शंस में उनके जी जान लगा के इलेक्शन लड़वाए भी हैं और जितवाए भी हैं। जब वो चांदनी चौक से चुनाव जीते थे तो मैंने दिन रात एक करके उन्हें जिताया भी था। किस उम्मीद पे? यही जो वो अपनी इमेज देते हैं कि मैं ये वो। और ये सुनिए, मैंने अभी लेटेस्ट भी धोखा खाया हमसे, अभी ये सब चीजें उनकी देखने के बाद भी, अभी जब सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन हुए थे पिछले वाले, जी वो उसमें इन्होंने कहा कि मैं तो अब सब हो गया, हमने सोचा कि शायद अब उम्र के इस पड़ाव पे आके तो वो ही करेंगे जो वो ये बोलते हैं। G23 बनाने के बाद भी, G23 किसने बनवाया होगा? आरएसएस ने नहीं बनवाया, तो आप मुझे बता दीजिए। बनाया आरएसएस ने, और बनाने वाले कपिल सिब्बल साहब। राहुल गांधी जी को खत्म करने के लिए साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा ये, और उन्हीं के साथ जाके स्लीपर सेल्स इंटरव्यू देते हैं। फिर किसको? कपिल सिब्बल साहब को, यही जयराम रमेश साहब जाके देते हैं कि नहीं देते हैं? फिर जयराम रमेश को मैं सिर्फ स्लीपर सेल बोलता हूँ, उन साहब को तो क्या गलत बोलता हूँ? उन्होंने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, अभी मैं उनके जाल से निकला हूँ, अभी वहां भी हराया मैंने इन सब वकीलों को। तो क्या बताया मैंने आपको कि अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन जीत गए, ठीक है। उसके बाद चंद्रचूड़ साहब जो पूरी दुनिया के सामने है, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उसके लिए शान में कविता पढ़ रहे हैं। और जिताया इनको इसलिए था कि जुडिशरी को मजबूती प्रदान करेंगे ताकि जुडिशरी दबाव में काम ना करे। चंद्रचूड़ साहब के लिए जो कविता पढ़ सकता है वो व्यक्ति, चंद्रचूड़ साहब ने कैसे कैसे काम किए। और जो लेटेस्ट जस्टिस वर्मा का जो प्रकरण हुआ है, वो उनकी पूरी चंद्रचूड़ साहब की लॉबी ही है, वो जो ये सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये आरोप रोज लग रहे हैं। तो उन चंद्रचूड़ साहब की शान में कसीदे पढ़ने वाले कपिल सिब्बल साहब हमारे, इसलिए जिताया था हमने। अब आगे सुनिए, अभी एक हमारी शोभा गुप्ता नाम की एक सीनियर लेडी मेंबर है, वो सीनियर एडवोकेट भी है, वो गई मेरी तरह ही बेवकूफ बन के कपिल सिब्बल से साहब से, ठीक है, वो अंदर चली गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो शौक लग गया कि ये लोग जीत के जो बाहर बातें करते हैं, अंदर क्या बातें करते हैं उससे उल्टी। मतलब इस तरह के आरोप उन्होंने ओपन लेटर लिखा है, और मेरे ट्विटर हैंडल पे मैंने शोभा गुप्ता साहिबा का ट्विटर हैंडल पे अपने लेटर लिखा हुआ है, उसमें कपिल सिब्बल का नाम, साहब का नाम कैसे लिखा हुआ है वो सब दुनिया पढ़ ले। अब आगे चलिए, ये डेमोक्रेसी के
ये पारदर्शिता के सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं ना कपिल सिब्बल साहब, बनते हैं कि नहीं बनते? मोदी जी के ऊपर क्या इल्जाम लगाते हैं, कभी प्रेस फेस नहीं करते, कभी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग नहीं बुलाते, अपने आप ही फैसले किए जाते हैं। कपिल सिब्बल साहब ने पिछले 1 साल से प्रेसिडेंट बनने के बाद जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाई। सुप्रीम कोर्ट में यह परंपरा थी कि जनरल बॉडी की मीटिंग में सब बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहती है पब्लिक एक जनरल बॉडी मीटिंग हो, इनके वोटर्स के सामने इन्हें जाना पड़े, नहीं चाहते। यही इल्जाम हम सब मोदी जी पे लगाते हैं, यही इल्जाम हम सब लोगों जैसे लगने के लिए कपिल सिब्बल साहब भी मोदी जी के पे लगाते हैं, अपने आप को ईमानदार बनने के लिए। समझ और जहां ये खुद जीत के आते हैं वहां ये जनरल बॉडी नहीं कराते। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं आज तक सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शंस में कभी भी इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुआ है, मई में होते हैं तो मई में ही होते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कपिल सिब्बल साहब ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे और टाइम दे दो। ठीक है, ओके। ये इनका डेमोक्रेसी के प्रति प्रेम है। उसके बाद ये कथनी में कि मैं बहुत बड़ा डेमोक्रेट हूं, मैं तो सबको इंसाफ और बराबरी देना चाहता हूं, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिए। ठीक है, इसमें सर इस चुनाव कहां डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट के? ओके, चलिए अगले सेशन में सर इसका सवाल और अब मुझे बताओ आप कि मेरी कोई जाती लड़ाई है? अगर मैं कपिल सिब्बल साहब के लिए ऐसा, ये कपिल सिब्बल साहब पूरे देश में जो इनकी जहां तक पहुंच है मेरे खिलाफ 50,000 चीजें बोलते हैं कि इसको दबा के रखना है, इसको ये करना है, इसको ये नहीं करना। मैं खुल के बोलता हूँ, फर्क ये है सिर्फ। मैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका सवाल जरूर लूंगा, लेकिन इसी से जुड़ा सवाल है, जोड़ दीजिए। क्या तो नेहा सिंह राठौर जीतेंगी या हारेगी, जेल जाएंगी या नहीं जाएंगी, गिरफ्तार होंगी या नहीं? ये सोशल मीडिया पर भदेरे क्वेश्चन है। देखिए सवाल, मेरा तो सवाल ये है, मैंने क्या कहा था? नहीं, अब इतना आपने कपिल सिब्बल जी के बारे में बताया है तो ये तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो उनके साथ है, उनका समर्थन मिल चुका है। मैं शास्त्री नहीं हूं ना। हाँ, मैंने आज तक की कपिल सिब्बल साहब की हिस्ट्री बताई है। ओके, ठीक है। अब हो सकता है कि हृदय परिवर्तन हो जाए। ओके, फाइन। तो आगे हम पॉजिटिव सोचना चाहिए ना, तो भाई आगे नजर आ जाएगा ना। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब और आगे चलिए आप। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, ये विषय ही नहीं है कि नेहा सिंह राठौर साहिबा की बेल करानी है, ये विषय नहीं है। विषय कुछ और है, समझ वो कपिल सिब्बल साहब करने की जरूरत करें पहले। विषय ये है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर करानी है। विषय ये है कि जो वो डॉक्टर मेडुसा है, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ असली, जी, उनके खिलाफ जो ये एफआईआर हुई हैं, ये अपने आप में एक अपराध है। 4 PM के साथ जो ये कार्रवाई की है सरकार ने, ये अपने आप में एक अपराध है। इसके खिलाफ क्या इनके वकील, कपिल सिब्बल साहब इनके वकील हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो वो तो बड़े आदमी है ना, तो बड़े आदमी की तरफ सब अट्रैक्ट होंगे। उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। समझ गया मैं। लेकिन अब क्या वो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ इन लोगों की तरफ से कोई बढ़िया मुकदमा, सख्त मुकदमा दर्ज कराएंगे नहीं कराएंगे, ये सवाल है जो महमूद प्राचा जैसे लॉयर कराते हैं डेली। कपिल मिश्रा के खिलाफ कराया, आरएसएस के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को दिल्ली दंगों में जेल भिजवाया, मैंने भिजवाया। अब कपिल सिब्बल साहब गिनवा दे एक भी काम अपना। ठीक है, हाँ, ये बराबर। मैं उनका एक और काम बताऊं, दिल्ली दंगों की याद दिला दी आपने। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि दिल्ली दंगों में आरएसएस और बीजेपी के लोगों के खिलाफ कपिल मिश्रा साहब के एफआईआर करानी चाहिए। सिब्बल साहब ने हाई कोर्ट से पिटीशन हम लोगों से पूछे बगैर, सीनियर लॉयर ना, सबसे पहले आर्ग्यू करेंगे इस केस में भी, वक्फ बोर्ड के केस में भी। जी। तो इन्होंने हम सबसे पूछे बिना ही केस विड्रॉ कर लिया वहां से, और इसीलिए 4-4.5 साल एक्स्ट्रा लगे कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ एफआईआर कराने में। ये कपिल सिब्बल साहब की जस्टिफाइड, जो मेरे पास सब चीजों के सबूत हैं, मैं कहें तो आपको अभी जजमेंट निकाल के दिखा देता हूँ कि इन्होंने वो केस विड्रॉ किया नहीं किया, जिसकी वजह से कपिल मिश्रा साहब 4 साल चैन की नींद सोए। और बताओ आप कौन सा सबूत दूं मैं आपको? नेहा जी पर जो आपने सर पिछली बार इंटरव्यू दिया, जो 3 लाख व्यूज है, उस पे लोगों के कमेंट है, वो जल्दी से ले लेता हूँ। प्राचा साहब से कहा साफ शब्दों में कि सवाल पूछ लीजिएगा। आप पे पहला आरोप लगा रहा है कि पर्दे के पीछे यानी कि लोग को उस्काते हैं, जैसा कि कपिल सिब्बल के बारे में कह रहे हैं, कपिल सिब्बल जी के बारे में, लेकिन सामने आकर लोगों की मदद नहीं करते आप, पहला आरोप। दूसरा कह रहे हैं कि ये खबर ये भी आ रही है कि कई समुदाय के लोगों का बहिष्कार भी आप करते हैं, जैसे कि मुसलमानों का समर्थन करते हैं वगैरह वगैरह, दलित लोगों का करते हैं आप लोग समर्थन। तीसरा, मोदी सरकार से इतनी नफरत क्यों करते हैं आप? ये लोगों का सवाल है सोशल मीडिया। पहले सवाल का जवाब दूं? मेरे एक्सपीरियंस का, और मेरे अगर कोई लेवल चीज होती है लेवल का, कोई भी वकील मेरे से ज्यादा प्रो बोनो केसेस करता हो, मतलब फ्री में केस करता हो वीकर सेक्शंस के, तो मैं पूरे देश से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। मैं सिर्फ गिनवाता नहीं, जितने मुस्लिम्स के केसेस हैं, मुश्किल से मुश्किल, और मुस्लिम्स का मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं रसूलुल्लाह को मानने वाला
इंसान हूँ, उनके मजहब जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है बिल्कुल, हाँ, उस पे चलने वाला इंसान हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वाला इंसान हूँ। तो जो सबसे बड़ा ज्यादा मजलूम होगा मैं उसको पहले तरजीह देता ही हूँ। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग मुसलमानों से ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित हैं, तो मेरा मुसलमानों से भी ज्यादा काम उनके लिए है और रहेगा जब तक कि वो मुसलमानों से ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाते, ये रहेगा। लेकिन फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे मुश्किल से मुश्किल केसेस, चाहे वो इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का केस हो, चाहे जर्मन बेकरी ब्लास्ट का केस हो, चाहे मौलाना कवि की बेल हो, मुश्किल से मुश्किल केसेस में 100% रिजल्ट मैंने दिया। एक बात और सबसे ज्यादा केसेस में बगैर किसी से एक पैसा लिए दिल्ली दंगों में भी सारे क्लाइंट्स मैंने बरी कराए, सिर्फ मेरा एक क्लाइंट जेल के पीछे है, वो है तस्लीम। ठीक है, सबको ज्यादा से ज्यादा सारे केसेस में बरी मेरी वजह से हुए हैं। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई डिस्प्यूट करना चाहता है तो आ जाए। ओके, मोदी से अब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बारे में ले लीजिए। अभी अमित कुमार का केस है ना, IIT के 2 बच्चे, अच्छा ठीक, जिनकी हत्या की गई थी, उनके लिए प्रो बोनो मैंने FIR कराई। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है कि देश में जो आत्महत्याएं हो रही है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, 13,000 से भी ज्यादा, किसानों से भी ज्यादा, वो मैंने कराया। लेकिन मेरा ढिंडोरा नहीं पीटता कोई। मैंने बाकी लोगों की तरह PR एजेंसी हायर नहीं कर रखी है। मेरा काम इन सब लोगों को एक तरफ एक पल्ले में रख लिया जाए, ये सारी तंजीमों को और ये सारे लॉयर्स को। मैं ये बात मजबूरी में आज कह रहा हूँ जवाब के तौर पे, तो मेरा काम भारी पड़ेगा और मैं किसी से एक पैसा नहीं लेता हूँ। ठीक है, अब आप कहें तो मैं गिनवाना शुरू करूं? ठीक है, ठीक है, वक्त की सुबह से शाम, अभी शाम से सुबह हो जाएगी। हाँ, और ये गिनवा दें। नहीं, अगले और मैंने ये लोग तो बाहर से डोनेशन फलाना ये सब लेते हैं ना, मैं विदेश से ना देश से किसी से एक पैसा नहीं लेता, फंडिंग नहीं। ठीक है, मोदी सरकार से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये भी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 संगठनों के बारे में मना किया है किसी भी अम्बेडकरवादी को, यहाँ तुम्हें जाना ही नहीं है। RSS और उस समय की जनसंघ, जो ये उसकी संचालित किसी भी पार्टी में जाना नहीं। तो एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह है। दूसरी वजह ये है कि इन लोगों का तो डिक्लेयर्ड गोल भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना है। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो इस देश में 2 ही तो वाद है, अम्बेडकरवाद और मनुवाद। तो अब मैं इन लोगों की खिलाफत इसलिए करता हूँ कि ये भारत का संविधान ही खत्म करना चाहते हैं। ये देशद्रोह करके साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर का एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल, निशिकांत दुबे जी का, कितने एग्जाम्पल आप ले लीजिए। किसी ना किसी तरीके से देश में मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान करेंगे और देश के संविधान को कमजोर करेंगे, देश का संविधान जलाएंगे। इन्हीं के लोग हैं ना, मैं ही केस लड़ रहा हूँ वो भी। ठीक है, तो ये कपिल सिब्बल साहब तो लड़ नहीं रहे देश का संविधान जलाने का केस, मैं ही लड़ रहा हूँ और मैं कोई केस हारता भी नहीं हूँ। चलिए, तो अच्छी बात है, आपकी सलाम है आपको इस चीजों के लिए। एक चीज और जो आप आसान भाषा में समझाते हैं लेकिन कम शब्दों में समझाते हैं, क्योंकि सवाल बहुत है, वक्त कम है। एक तरफ अभी फुल टाइम चैनल बंद हुआ, रवि जी हैं, अभी सार्स जी हैं, ध्रुव राठी जी हैं, साक्षी जोशी, बहुत सारे सोशल मीडिया जिसमें मैं भी शामिल हूँ। सरकार ने हमारे चैनल को भी बंद कर दिया जो 4 लाख था। एक तरफ सर मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके भी यूट्यूब चैनल बहुत फर्जी है, बहुत खतरनाक, घातक है। ये दोनों को लोगों को आसान भाषा में समझाइए कि सरकार की मंशा क्या है, दोनों को इन लोगों का बंद क्यों नहीं करती, हम जैसे गरीबों का चैनल क्यों बंद कर देती है? एक तो आप अपनी शब्दावली ठीक कीजिए। अच्छा, आपने कहा कि इन जो टेलीविजन चैनल्स हैं इनके भी बहुत सारे चैनल्स हैं जी, आप और ये अलग अलग चीजें, इनके भी मत बोलिए, ये क्रिमिनल्स हैं, आप जर्नलिस्ट। बिल्कुल, चलिए। ये सरकार, RSS और BJP के लोग जो सरकार में बैठ गए हैं, ये क्रिमिनल्स को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ताकि इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनकी मदद कर सके। अब मेरा डिस्टर्ब करो थोड़ा सा, इसलिए कि मैं इसलिए कहा कि जिस ये कानून का आड़ दे रहे, क्योंकि कानून के जानकार है, उसी कानून से हम भी चल रहे, उसी पॉलिसी से हम भी चल रहे, लेकिन उस पॉलिसी से वो बच जा रहा है, हम नहीं बच पा रहे हैं। ये माफी चाहता हूँ, डिस्टर्ब के लिए जी। भी आप शब्द प्रयोग कर रहे हो ना। हाँ, माफी चाहता हूँ। आप ईमानदार लोग हो, वो बेईमान लोग। ओके, शुक्रिया। तो बेईमान किसको बचाएगा? बेईमानों को। ईमानदार ईमानदारों को बताएगा। लेकिन ईमानदार लोग अभी भी जो है ना, वो एक जो ऑरा क्रिएट किया हुआ है ना एक पूरे देश में मनुवाद का, कि यही लोग अच्छे हैं। अगर वीकर सेक्शंस की आवाज उठानी है तो इन्हीं लोगों की नहीं उठानी है। हम लोग अपनी आवाज भी स्वयं नहीं बन सकते, बहुजन अपनी आवाज भी स्वयं उठा के लड़ नहीं सकते। इसी के खिलाफ मैं सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ जी जी, कि हम लोग इनसे ज्यादा सक्षम है अपनी आवाज उठाने के लिए, और कभी जरूरत पड़ेगी तो इनके लोग जो है ना, जो सवर्ण समाज से आते हैं,
उनकी भी आवाज उठाने के लिए हम इनसे ज्यादा सक्षम हैं। तो सवर्ण के अंदर जो प्रताड़ित लोग हैं वो भी मेरे पास आते हैं, बड़े बड़े लॉयर्स को छोड़ के। ठीक है। आज भी इन सब बड़े बड़े नामों को छोड़ के। लेकिन मेरी पब्लिसिटी नहीं होगी, और मेरे लिए तो हर जगह यही कहा जाता है ना कि जज साहब नाराज हो जाएंगे, राजा साहब को वकील कर लिया तो ये साहब नाराज हो जाएंगे, वो साहब नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं मिलता तो पुलिस मेरे खिलाफ ही केस ये लगाती है कि राजा साहब को वकील हटा दो। तो मैं तो इसे अपने आप को सैल्यूट मानता हूँ। लेकिन जो आपने मुद्दे की बात उठाई उसका जवाब मेरा ये है, मैं बहुत दिनों से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, अगर आप चाहोगे तो मैं उसका लीगल एडवाइजर रहूंगा। मैं देखूंगा कि कौन आपके किस प्रकार से गैर कानूनी कार्रवाइयां करता है। आप कपिल सिब्बल साहब के पास जाना चाहते हो तो जाओ, वो आपके ऊपर एहसान भी ला देंगे भाई, और उसके बाद कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा और कहेंगे कि जज कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलाना कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए हम केस हार गए। चलिए, तो रिजल्ट लेना है तो ऐसे लोगों के पास जाओ जिनको दिल से दर्द है आपका, जो आप में से हैं, और आप जिन लोगों के पास जाते हैं उनसे केपेबल है। मेरे पास ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वकील हैं जो इन सब बड़े बड़े नामों से ज्यादा केपेबल है, उनका नाम बड़ा नहीं। मैं तो थोड़ा जिद्दी और उस तरीके का मतलब वो ऐसा आदमी हूं, तो मेरा नाम थोड़ा हो गया, बिहारी भाषा में अरियल टाइप जैसा भी हूं, तो इन सबसे ज्यादा नाम मेरा हो गया। ठीक है। और ये कोर्ट के अंदर मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता है, आप आगे देख लेना, हवाबाजी बाहर जितनी मर्जी करते हैं। तो ये, लेकिन मुझसे भी अच्छे बहुजन समाज के बहुत सारे लॉयर हैं, लेकिन वो थोड़े मतलब इन लोगों के ऑरा में आ जाते हैं। मैं ऑरा में नहीं आता किसी का, ये मेरा बेसिक नेचर है, ये होना भी चाहिए। इस पॉडकास्ट के में चल रहे हैं दर्शकों, और बहुत अहम है, और महमूद प्राचा साहब से आप सुनना जरूर चाहेंगे। सर, योगी जी का नाम सुना होगा आपने, वहीं से चुनाव लड़ रहे थे आप, कैसे लगते हैं योगी जी? योगी जी के खिलाफ तो मैं कभी चुनाव लड़ा नहीं अभी तक। हाँ, उन्होंने पूरी ताकत लगा उसके एरिया से। हाँ, उनका एरिया कहाँ से हो गया वो तो देखो, आप देखिए वो योगी जी कैसे लगते हैं बताइए? मशीनों के द्वारा चुने हुए सीएम जैसे लगने चाहिए वैसे होते। हाँ। जनता के द्वारा सीएम बनेंगे, कानून तो वैसे मतलब कानून की जानकारी, इसलिए बार बार कानून पे आता हूं। तो सबसे, अगर कानून व्यवस्था सबसे बुरी कभी रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो योगी जी के राज में। अच्छा, ये है एक दो सच्चाई। मतलब एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको? ये लोग आसान भाषा में समझ पाए, आसान भाषा में। तो डगे की चोट पे कहते हैं कि सबसे बेहतर कानूनी व्यवस्था उनके राज्य में, जंगल आज खत्म। आरएसएस के बड़े नेता हैं कि नहीं है? उनकी बात के आगे नहीं लगाया आपने, फिर कैसे समझोगे उनकी बात? जो बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा। सबसे ज्यादा बलात्कार इस देश में किस राज्य में हो रहे हैं? मैं तो महिलाओं, देखिए मैं अपने बारे में, मुझे शर्म भी आती है कई तारीफें करते हुए। मैं ये सारे बड़े बड़े लॉयर्स के सामने एक सवाल रख रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में क्यों हूँ? क्योंकि मैं ज्यादातर 70% केस प्रो बोनो कर रहा हूँ, और जो मेरे बाकी भी जो पेइंग क्लाइंट्स हैं उनको भी तरह तरह के लोग दबाव डालते हैं कि प्राचा साहब को मत करो, ये करो, वो करो। वो सबके बाद भी मैंने, कितना भी मुझे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ जाए, मैंने कभी भी कोई भी केस ड्रग्स मतलब मादक पदार्थों का तस्करी या उसका काम करने वालों का कोई एनडीपीएस का केस आज तक नहीं लिया। कोई और करेगा ये? दूसरा एग्जांपल, महिलाओं के खिलाफ मैं केस लेता ही नहीं, कोई और करेगा? मुझे करोड़ों करोड़ों रुपए की फीस ऑफर होती है, क्योंकि ट्रायल लॉयर मुझे अच्छा माना जाता है, तो मैं कोई भी केस हारा नहीं हूँ ट्रायल में आज तक। तो मुझे करोड़ों रुपए ऑफर होते हैं कि आप ये एनडीपीएस का केस कर लो, मैं नहीं। ठीक है, इस सिचुएशन में बता रहा हूँ, जब मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हूँ। फिर ये होता है कि महिला के खिलाफ केस मैं नहीं करता, वक्फ के खिलाफ मैं केस ही नहीं करता। ठीक है, ये सब जो केसेस है मैं नहीं करता। ये कोई और ये बात कह सकता है, तो मेरे कुछ असूल हैं, उसका मैं पक्का हूं। तो और ये कोई बड़े बड़े लॉयर ऐसा दावा कर सकते हैं तो बता दें मुझे। अभी योगी राज में आए, अब योगी जी की बात आप जो कर रहे हैं ना, तो मेरा इस सब जो मेरी जो क्वालिटीज हैं या क्वालिटीज नहीं है, उसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूं कि योगी जी एक ऑरा मोदी जी की तरह बनाते हैं कि उनके लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेकार है। महिलाओं की सुरक्षा ले लो आप, छात्रों के पेपर लीक का मसला ले लो आप रोज एक गैंग वॉर जो है, उसमें सरकार ने एक खास जाति के लोगों को गैंगस्टर्स बनाना, मतलब एक गैंग जाति वाले एक गैंग्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इससे बड़ा बुरा काम होगा कोई? इस उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर किए बगैर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की स्थिति में नहीं है। मतलब संविधान के बाहर जाके ही हम संविधान या कानून व्यवस्था बना सकते हैं। इससे बड़ा फेलियर कुछ होगा? बहुत ये सब चीजें तो शुरुआती हैं। अब बताओ किस फील्ड में
हाथरस का केस एक है, हर जगह शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ घोड़ी चढ़ने पे गोली मारी जाती है। पुलिस के अधिकारी, रामपुर में ही मैं गया था तो एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चे को बाबा साहब की तस्वीर पे माला चढ़ाने के लिए गोली मार दी एसडीएम साहब ने। अभी फिलहाल में मरवा दी। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी, उन पर हमला हुआ, करनी सेना के लोगों ने कर दिया। राकेश ये खुद ही टिकैत जी- बता रहे हो आप। अब राकेश आप टिक- मैं ये सवाल इसलिए लेना चाह रहा करनी सेना कौन सी है, कौन सी सेना, किस समाज से आते हैं? वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने मारा और अब मारेंगे ही। ठीक। और करनी सेना जुलूस निकाल रही है वहां पे मारने के लिए, उसके बाद भी अभी तक उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार जाती है सांसद। एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। वो कह रहे हैं हमारे उस दिन हमने उनकी कार में जो टक्कर मारी थी, जो भी किया था, हमला किया था, वो हमारा दांव चूक गया। और ये है योगी जी की कानून व्यवस्था। भारत की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ये पार्लियामेंट के एक सदस्य के ऊपर हमला, मतलब पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता है। और योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर है। ये लॉ एंड ऑर्डर है कि अपनी राजनीति के लिए ये किसी की भी हत्या करा दें, किसी को भी धमका लें कि समाजवादी पार्टी के वर्कर्स अब डर के सड़क पे बाहर ना निकले। वोट देने के दिन रामपुर में तो मैं था ना वहां बैठा हुआ, इसलिए वोट देने मुस्लिम समाज के लोग बाहर आ पाए, वरना इतना टेरर था पिछले इलेक्शंस में कि बाहर नहीं निकलने देती थी पुलिस। ये जो पिंक कार्ड, फलाना कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड दे देते थे, घर से बाहर मत निकलना, मारपीट करते थे महिलाओं को। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे। इस पे एक सवाल और जोड़ दूं। मैं एक बात लाइन, हाथरस की बच्ची के परिवार के केस के लिए, उसके लिए आपने एक बड़े से बड़ा जो अधिकारी है ना उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो दोषी है और उसको सजा दिलाने के लिए मैं बहुत जल्दी कार्य कर रहा हूं और बहुत जल्दी उसका अंजाम आप सब लोगों के सामने आएगा। उस दिन इनके चाल चरित्र और चेहरे की, टॉप ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूं मैं, डीजीपी की बात कर रहा हूं, जी, चीफ सेक्रेटरी साहब की बात कर रहा हूं, इनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो जाएगा। बहुत समय जा नहीं रहा है। ये एक चीज ये भी बता दीजिए कि कह रहे हैं बीजेपी के समर्थक लोग या फिर करनी सेना के समर्थक लोग कि ये एक्शन का रिएक्शन है। मतलब जो रामजी जो सांसद हैं उन्होंने जो बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर करनी सेना को लेकर या उनके समर्थक को लेकर, ये गलत है, ये एक्शन का रिएक्शन है, इस वजह से ये हो रहा है। और रिएक्शन का जो रिएक्शन होता है वो नहीं हो रहा ना, उसका जवाब आप देंगे। उसका जवाब कपिल सिब्बल साहब देंगे, वही तो है उनके वकील। अच्छा, मैं होता तो करनी सेना बैन हो चुकी होती अब तक, ये मेरी गारंटी है। करनी सेना अगर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी की पूरी भी, हालांकि उसमें ईमानदार ऑफिसर्स भी बहुत हैं, योगी जी के कहने पे उनके भ्रष्ट अधिकारी जमीन से लेके आसमान तक एक कर देते, करनी सेना बैन होती आज तक। अगर मैं कपिल सिब्बल साहब की जगह उनका वकील होता, आजम खान साहब की जगह कपिल सिब्बल साहब की जगह मैं वकील होता, तो छवि पिक्चर कुछ और ही होती। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, योगी जी नहीं करेंगे और इनके वकील भी नहीं करेंगे, तभी इतनी हिम्मत है। वरना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान और कानून इतना कमजोर नहीं है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में ही ईमानदार ऑफिसर अभी इतने खत्म नहीं हो गए कि एक करनी सेना को कंट्रोल ना कर सके। ये मेरा कहना है, सिर्फ कार्रवाई करने की बात है। अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ कपिल सिब्बल साहब, आप करा दें, ठीक है, कोशिश ही कर लें, मतलब पिटीशन डाल दें इनको बैन कराने की, मैं मान जाऊंगा। चलिए, बहुत सारे सवाल छूट गए होंगे दर्शकों, लेकिन आखिर में प्रचा साहब आपको एक मौका देते हैं। कानून के आप जानकार हैं, मोदी राज भी आपने देखा, अमित शाह जी का कानून भी देखा, योगी जी का भी राज आपने देखा। ओवरऑल आपकी क्या राय है, देश को क्या मैसेज है कानून के हिसाब से जो कुछ हो रहा है, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, हो रहे गरीबों पर जुल्म को लेकर, आपका संक्षेप में क्या आसान भाषा में है सरकार के मद्देनजर कानून व्यवस्था का जवाब आपका, जो हालात? देखिए, मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, कोई भी सरकार होगी, वो मनुवादी मानसिकता की सरकार होगी। उनका काम एक ही है जो लंबे समय से चला आ रहा है, सबका हक अधिकार, माल मता, पैसा, खाना पीना, शिक्षा, सब छीन के अपने कब्जे में कर लो, रिजर्व कर लो। 2-2.5% लोगों के पास, ब्राह्मणों के पास शिक्षा होनी चाहिए, उन्हीं के पास सेवा, सब लोग सेवा ही करने के लिए पैदा हुए हैं, ब्राह्मणों की ही सेवा करने के लिए पैदा हुए। ये सब के लिए ही वो लंबे समय से यही उनकी मानसिकता रही है, आज भी वही मानसिकता है। और इस मानसिकता को तोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इस जंग को जीतने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को राजा बनने का बराबर का अधिकार दिया था। वो अधिकार चुनाव में वोट चुराने की मशीनों से इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में छीन लिया है। तो अगर इनके जो
मनुवाद हम पे जो हावी हो रहा है आजकल, उसको कमजोर करना है तो पेपर बैलेट से चुनाव की मुहिम में हमें सबको जुड़ना पड़ेगा। बाकी काम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही कर देगा। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे मांगने वाले जो हमारे लीडर्स हैं वो मांगते ही जातिगत जनगणना है। ठीक है, हमारी डिमांड क्या है? जातिगत जनगणना हो जाए। इस पे अगली डिमांड क्या होनी चाहिए? हाँ। कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हो जाए। वो तो डिमांड ही नहीं है, जनगणना है सिर्फ। समझ बैकलॉग का डिमांड ही नहीं है आज तक। बैकलॉग पहले मिलना चाहिए ना, उसकी डिमांड ही नहीं है हमारी आज तक, तो उस पर आंदोलन ही नहीं है। तो जो राहुल गांधी जी जैसे लोग हैं जो अच्छे मन से, सच्चे मन से, अब उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, जो वो खुद भी मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं थी। मैं राहुल गांधी जी की इज्जत सबसे ज्यादा किसी चीज की वजह से करता हूं तो वो अपनी पार्टी की गलतियों को स्वीकार करके लाइन चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें बताया यही जाएगा कि जातिगत जनगणना चाहती है, हमें चाहिए, तो वो जनगणना ही तो मांगेंगे। उनको ये तो कहा ही नहीं गया कि हमारा बैकलॉग दिलवाओ सबसे पहले। उनको ये तो कहा ही नहीं गया कि रिजर्वेशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराओ अक्रॉस द बोर्ड, वो हमारी मांग है। जनगणना तो हमें पता ही है ना, 85% तो है ही 1931 के हिसाब से, तो 5% ही तो और बढ़ने हैं। ठीक है, 90 ही तो होने हैं अब, और क्या होना है? तो 5% कुछ दिन के लिए हम बर्दाश्त ही कर लेंगे। रिजर्वेशन मांगो, वो नहीं मांग रहा कोई। चलिए, उम्मीद है दर्शकों इस पॉडकास्ट में तमाम सवालों का जवाब, बहुत सारे छूट गए होंगे, अगला हर हफ्ते एक पॉडकास्ट जरूर महमूद पराचा साहब के साथ करेंगे। उम्मीद है कि तमाम सवाल आपके साथ जो प्रेजेंट में वो होंगे, अब पहले के भी होंगे। अगर कुछ छूट गए तो अगले पॉडकास्ट में जरूर करेंगे, लेकिन तमाम सवालों का जवाब बारीक से देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। महमूद पराचा साहब से बात करें, एक चीज तो समझ में आ गया कि जो देश के हुक्मरान है, जो वजीर आजम है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई, जब जब जुल्म करेंगे, कानून के जानकार, उनके रक्षक, अगर वो करे भी ना, लेकिन महमूद पराचा और इनके जैसे लोग जो अपने जान पर खेलकर हिम्मत से संविधान और बाबा साहब अंबेडकर जी की रक्षा में लगे रहते हैं, वो आपके सामने हमेशा रहेंगे। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद।